हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं। जो अभी तक आपने पढ़ा है उस पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्ज़ाम के लेवल पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम क्वेश्चन करते हैं अपने चैप्टर से, जो कि बुक है, और आप लोग भी अपने बुक को निकाल लीजिए और देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1.1 कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल होगा। तो बात कर रहा है ये कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, डिस्टेंस कितना है आपका, 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक आवेश QA और एक आवेश QV रखा गया है, जहां पर दो छोटे आवेशित गोलों पर पहला आवेशित गोला QA जिसका मान दिया गया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और आपका तथा दूसरा आवेश 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो पूछा है तो उनके बीच कितना बल होगा, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स कार्य करेगा। दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, प्लस आवेश QA क्या करते हैं, रिपेल करेगा, एक्ट ऑन फोर्स V, QA करेगा QV पर फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और A पर करेगा तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B। दोनों पे रिपेल करेगा, दोनों पे आप जानते हैं कूलाम्स लॉ से फोर्सेस जो अप्लाई होंगे, अगर ये रिपेल करेगा तो फोर्स FBA इक्वल टू K × QA QV अपॉन R²। फोर्स एक्ट ऑन A ड्यू टू B रिपेल करेगा, F इक्वल टू FAB फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FAB इक्वल टू K × QA × QB बाई R²। Q1 Q2 बाई R²। Q1 क्या है, QA, Q2 क्या है, QV, तो FAB क्या हो जाएगा, K × QA × QB बाई R²। तो हम दोनों के लिए क्या आपका फोर्स F इक्वल टू जो निकलेगा आपका, F इक्वल टू FAB वेक्टर ऑफ लिख सकते हैं फोर्स ऑन A ड्यू टू B इक्वल फोर्स ऑन B ड्यू टू A। दोनों की वैल्यू क्या होगी, F के बराबर। तो यही फोर्स हमें ज्ञात करना है। F कितना हो जाएगा आपका, K × QA QB बाई R²। R दिया है 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग करेंगे, 30/100 क्या आ जाएगा मीटर, R इक्वल टू 0.3 मीटर, ये वैल्यू मिलेगी। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। K की वैल्यूज कितनी होती है पता है आपको, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये पता है आपको। अब हमें पता होगा QA की वैल्यू पता है, QV की वैल्यूज पता है, K की वैल्यूज हमें पता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, वायु में है, वैक्यूम में है ये, तो उसके लिए 9 × 10⁹ होता है। कह रहा है ना कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, तो इन एयर की बात कर रहा है ये वायु में। तो वायु में K की वैल्यूज कितनी होती थी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो R दिया गया डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, हमने इसको मीटर में बदला, 100 से डिवाइड किया, 0.3 मीटर। तो ये जो वैल्यूज मिली हमें, हम इसमें क्या रखेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे। तो क्या करेंगे, गणना कर लेंगे हम कितना फोर्स कार्य कर रहा है। हम रखते हैं वैल्यूज, F इक्वल टू K की वैल्यूज 9 × 10⁹ इंटू QA की वैल्यूज कितनी है, QA की वैल्यूज है 2 × 10⁻⁷ इंटू QV की वैल्यूज कितनी है, 3 × 10⁻⁷ अपान R² 0.3 का होल स्क्वायर। नोट करते हुए चलिए, नीचे और लिखे, नहीं दिखेगा, आप इधर नोट कर लीजिए, तो हम ऊपर मिटा देते हैं।
फिर ऊपर करते हैं। तो आप नोट कर लीजिए और कैलकुलेशन करते रहिए आप साथ में मेरे प्यारे बच्चों। तो F इक्वल टू 9 इंटू 10.9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 QA की वैल्यूज जो दिया गया, दो आवेशित गोले हैं, दो गोले दिए गए आवेशित गोले QA की वैल्यूज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, QB की वैल्यूज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपान R स्क्वायर, R हमने मीटर में बदला 0.3 का होल स्क्वायर। तो हम ये वैल्यूज को अब सॉल्व करते हैं। लिख लिए होंगे शायद, मिटा दें, हाँ मिटा दें, ऊपर की तरफ मिटाकर लिखते हैं, मिटा दें यहाँ तक। हमें इस वैल्यू से मतलब है, आपने यहाँ तो नोट कर लिया होगा शायद। तो अब ये वैल्यूज हमको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 3 जा 6, 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 14। अच्छे से लिखते हैं ना, नीचे लिखते हैं F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 2 जा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 माइनस 14। ऐड हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का माइनस साइन दिया गया है, अपान R स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर 0.09, 0.3 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0.09, 0.3 का होल स्क्वायर दिया गया, 0.3 इंटू 0.3, तो 0.3 इंटू 0.3 गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 3 का 9, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा 0.09। ये हम यहाँ रखते हैं वैल्यूज R स्क्वायर। अब इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। 9 6 जा 54, 54 इंटू 10 पावर 9, 10 पावर माइनस 14, तो ये +9 माइनस 14, तो प्लस से माइनस में जाएगा तो क्या होगा, घटेगा, तो 9 से 14 घट जाएगा, कितना आएगा 10 की पावर 5। तो माइनस वाले साइन का मान बढ़ा तो माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पर। 9 में से 14 घटाएंगे तो -5, 9 माइनस 14, ऐसे भी लिख सकते हैं 9 माइनस 14 माइनस 5, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है, 10 और 10 जब बेस सेम तो उनकी घातें आपस में जुड़ती और घटती हैं। तो यहाँ पर +9, यहाँ पर -14, 10 पावर -5 बाई 0.09। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 100 से गुणा 100 से भाग कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई भी वैल्यूज फ्रैक्शन लेते हैं, जब कोई वैल्यूज क्या होती है 0.9 होती है तो 10 से गुणा 10 से भाग कर देते हैं। इनको क्या करने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए। 2 अंक तक होता है तो 100 से गुणा 100 से भाग, 3 अंक तक होता है तो 1000 से गुणा 1000 से भाग, 1000 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, जितने अंक तक दशमलव लगेगा उतने ही डिजिट से हम क्या करते हैं, 10 के मल्टीपल से हम गुणा करते हुए वो ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं और उसका मल्टीप्लेक्शन करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, आपका करते हुए चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, पॉइंट हट जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट कितने स्थान तक है, 2 स्थान तक। हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं। तो F इक्वल टू 54 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 100 को लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 10 100, 10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर, 10 का 10 बार मल्टीप्लाइड करेंगे तो 10 10 जा 100, तो 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 को ऐसे लिख सकते हैं बाई 100 का मल्टीप्लाइड अगर हम 0.09 करते हैं तो यहाँ देखते हैं हम क्या करते हैं, जब तो अंक क्या हो जाएगा, अगर हम 2 अंक तक है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव हट जाता है, 3 अंक तक है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव हटता है, 1 अंक तक है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव हट जाता है। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, बचेगा क्या 9, तो 9 से डिवाइड करते 9 6 54, 9 6 जा 54। तो ये चीज़ें हैं, नीचे बिठा दे रहे हैं। तो हम लिखते हैं नीचे F इक्वल टू 6, 9 1 जा 9 है, 9 6 जा 54, 6 इंटू 10 की पावर -5 + 2 -3 न्यूटन। ये आपका आंसर आएगा। तो पूछा क्या गया था आपका, पूछा गया था कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः अगर हम 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है तो उनके बीच कितना बल होगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन। और कैसे होगा बल, तो दोनों बल कैसे थे, एक QA यहाँ था, एक QB यहाँ था, दोनों पर डिस्टेंस कितना था 30 सेंटीमीटर। दोनों क्या करते हैं, ये पॉजिटिव, ये 2 × 10⁻⁷, ये कितना आपका
3 इंटू कितना दिया गया है 3 इंटू 10⁻⁷। तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो फोर्स कैसे एक्ट करेगा, रिपेल करेगा। ये फोर्स कैसे एक्ट करेगा, तो रिपेल करेगा। तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं कैसे होगा फोर्स, इसका बल कैसे होगा, प्रतिकर्षणात्मक या प्रतिकर्षण बल होगा। फोर्स कैसा रहेगा, प्रतिकर्षण बल। तो हम बता सकते हैं क्योंकि क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। फोर्स कैसा लगेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो आपका ये आंसर आएगा F = 6 × 10⁻³ न्यूटन। नोट कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। नोट कर लिए होंगे, मिटा दे रहे हैं। आप लोग भी अपने पास बुक रखते हुए चलिए और ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन को आप लोग भी करने का प्रयास करते हुए चलिएगा, जिससे आपकी भी स्टेबिलिटी क्या होगी, मजबूत होती जाती रहेगी। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो नंबर फर्स्ट, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। सेकंड, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो पहला आवेश कह रहा है कि क्या कह रहा है, क्यों ये दिया गया आपका 0.4 माइक्रोकूलम, क्यू भी दिया गया है आपका, मान लेते हैं दिया गया इसमें 0.8 माइक्रोकूलम। फोर्स दिया गया है किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है, F = 0.2 न्यूटन। तो पहला पूछा है फर्स्ट नंबर, कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस r पूछा है। क्यू ए दिया गया आपको, क्यू बी दिया गया, फोर्स दे दिया गया, r पूछा है। बी पूछा है कि पहले आवेश के कारण दूसरे गोले पर क्यू बी पर क्यू ए के कारण कितना बल कार्य करेगा। तो हम ज्ञात करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट आर ज्ञात करते हैं। क्यों ये आपको दिया गया 0.4 माइक्रोकूलम, तो 0.4 माइक्रोकूलम जानते हैं 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁶। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, कूलम में चेंज करते हैं। तो क्यू ए इक्वल हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁶ कूलम, क्यू वी इक्वल हो जाएगा आपका 0.8 × 10⁻⁶ कूलम। ये वैल्यूज पता हो गई। फोर्स दिया गया है 0.2 न्यूटन। अब हम जानते हैं डिस्टेंस निकालना है यार, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला कूलम्स लॉ से, जो फोर्स एक्ट करेगा ए के कारण बी पर, बी के कारण ए पर, के × Q1 Q2 बाई r²। Q1 कितना आपका, क्यू ए लिख सकते हैं के × क्यू वी बाई r²। आर पूछा है, के पता होता है, के की वैल्यूज कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्योंकि क्या कह रहा है इसमें, वायु में, इसमें भी कह रहा है कि निर्वात में, निर्वात की बात या वायु की बात, या हमने पढ़ा है फ्री स्पेस, तो सभी में कंडीशंस क्या थी, के की वैल्यूज 9 × 10⁹ ही रखना है। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है ना, तो आप ये क्या, जो आपको पढ़ाया गया लेक्चर्स उसमें आपको ये बताया गया है के की वैल्यूज ये कहाँ से मिलती है हमें। तो आप वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा कि पीछे वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि के की वैल्यूज कहाँ से प्राप्त हो रही है और ये फार्मूलेज कैसे आ रहे हैं, तो आप अप्लाई करके लगा सकते हैं। तो हम ये फार्मूला जो हमारा आया है, तो आर स्क्वायर निकालना है, एफ दिया है तो लिख सकते हैं F = K, और के का मान हमने पढ़ा भी था ना, 1/4πε0। तो बात देखिए जाए, लिखिए के की वैल्यू 9 × 10⁹, या लिख सकते हैं 1/4πε0 की वैल्यू देख सकते हैं 9 × 10⁹, किसके लिए, इन एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम। के × क्यू ए क्यू बी बाई r²। तो फोर्स कितना दिया है 0.2 न्यूटन, रख सकते हैं न्यूटन, रहने दीजिए ना। के दिया है आपको 9 × 10⁹, क्यू ए 0.4 ×
10 की पावर -6 कूलाम में हमने चेंज किया, माइक्रो कूलाम में दिया, 1 माइक्रो कूलाम को हमने चेंज किया कूलाम में, तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर -6। हमने पॉइंट पुट कर दिया उसको वैल्यूज को, तो कूलाम में चेंज हुआ। वही कंडीशन क्यूबी में 0.8 माइक्रो कूलाम, तो 0.8 × 10 की पावर -6 कूलाम। माइक्रो को हमने हटाया, 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर -6, यहाँ लिख लो आराम से, 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6। तो ये क्या होता है आपका, लिख सकते हैं QS की वैल्यू हमने रखा 0.4 × 10 की पावर -6, QB की वैल्यू 0.8 × 10 की पावर -6 अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर तो हमें ज्ञात करना है, ये तो पूछा है डिस्टेंस, दोनों आवेश के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0.2 इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R स्क्वायर इधर उठा लाते हैं, R स्क्वायर इक्वल 9 × 10 की पावर 9 इंटू 4 8 जा 32 मल्टीप्लाइड किया गया, पॉइंट भी लगाया दशमलव, पॉइंट 0.4 0.8 0.32 दो अंक बाद दशमलव लग जाएगा ना ये, इंटू 10 की पावर -6 -6 -12 10 की पावर -12 अपान, इसको चेंज किया हमने, R स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाइड किया, 0.2 को हम उठा लाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे आएगा आपका 0.2। अब ये आगे कर सकते हैं, R स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं हम, इस पॉइंट को हटाने के लिए इधर काट देते हैं यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव को हमने काट दिया, एक अंक दशमलव यहाँ पहुँचा, लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9। यहाँ पर क्या था, एक अंक तक था, यहाँ पर 2 अंक तक था, तो एक एक अंक का 10 पॉइंट हमने कट कर दिया, तो आया एक पॉइंट पर, एक पॉइंट छोड़कर 3.2 हो गया ये 10 की पावर 9। यहाँ पर 9 को -12 में घटा देते हैं, 9 -12 -3, 9 में से 12 घटाएंगे, कम से ज़्यादा घटा रहे हैं तो माइनस साइन लगता है, या ऐसे कर सकते हैं +9 में -12 घटाएंगे तो 3 तो आएगा, और जिस साइन का मान बड़ा होता है साइन उसको उतारते हैं हम, तो 9 -12 -3 इंटू 3.2/2। अब दशमलव हट गया क्योंकि पॉइंट हमने यहाँ एक अंक तक काट कर पॉइंट हमने क्या किया 3.2 पर लगा दिया। R स्क्वायर इक्वल टू कैंसिल 16 दूना 32 होता है ना, 16 2 जा 32, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, पॉइंट तो लगेगा 1.6। यहाँ पर लिखते हैं आप 9 × 10 की पावर -3। अगर हम दशमलव को हटा दें तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 16/0.6 × 10/10 लिख सकते हैं। अगर एक पॉइंट तक की दशमलव को हटाना है तो हम 10 से गुणा 10 से भाग, तो हम काट भी सकते हैं इसको, 10 10 कट जाएगा। R स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर -3 इंटू 1.6 में 10 से मल्टीप्लाइड, पॉइंट हट जाएगा 16/10। R स्क्वायर इक्वल टू 10 को ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, 9 × 10 की पावर -3 इंटू 16 × 10 की पावर -1। यहाँ पर +1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 लिख सकते हैं। R स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10 की पावर -3 -1 -4 10 की पावर -4 इंटू 16। नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बात करते हैं। नोट हो गया, उधर लिखिए आगे। तो ये वैल्यू हमें मिली R स्क्वायर की, तो हमें ज्ञात करना है डिस्टेंस। अभी और भी ज्ञात करना है ना, तो हम बात करते हैं आगे। नोट कर लिए होंगे इधर। तो आपकी R की वैल्यूज क्या मिली, R स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10 की पावर -4 इंटू 16। तो हम क्या कर सकते हैं इसे, हम R इक्वल स्क्वायर है तो रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट, वर्गमूल लेंगे ना इसका, R स्क्वायर का है तो R लिखेंगे, तो R इक्वल तो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, R इक्वल टू अंडर रूट 9 × 10 की पावर -4 इंटू 16। R इक्वल टू आ जाएगा आपका, अगर हम इसका क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन कर लेते हैं, 3 3 जा 9 होता है इंटू 10 की पावर -4 इंटू 4 4 जा 16। इसका हम 2 का एक क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो R इक्वल टू वर्गमूल में क्या होगा, एक 3 बाहर, 3 इंटू 4 बाहर कर लेंगे, 10 की पावर -4 का वर्गमूल 10 की पावर -2, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 कॉमन ले लीजिए।
R इक्वल टू 3 4 जा 12 इंटू 10 की पावर -2। क्या आया आपका, क्या आया आपका डिस्टेंस R इक्वल टू आपको मिला 12 इंटू 10 की पावर -2। इसे हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 0.12 मीटर। ये आंसर नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आ गया, कर लिए। तो इसमें ये बात कर रहा था कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी, 0.12 मीटर, या हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10 पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। चलिए इसमें एक और पूछा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो हम जानते हैं कूलाम का बल क्या होता है, एक न्यूटनी बल होता है। अर्थात कह सकते हैं हम कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण आवेश जो कितना बल लगेगा, कि हम कह सकते हैं कि एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगाया गया बल एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है या विपरीत होता है। हम क्या बता सकते हैं, कूलाम का जो बल होता है एक न्यूटनीय बल है। अर्थात कह सकते हैं कि एक आवेश के द्वारा यानी क्यूए के द्वारा लगाया गया क्यूबी पर आवेश पर बल तथा दूसरे आवेश क्यूबी पर लगाया गया पहले आवेश के कारण बल, या क्यूए के द्वारा लगाया गया क्यूबी पर बल या क्यूबी द्वारा लगाया गया क्यूए पर बल, दोनों बल एक दूसरे के बराबर या विपरीत होते हैं। इस कारण इस पर भी फोर्स जो कार्य करेगा वो भी कितना होगा, 0.2 न्यूटन ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह एक कूलाम का बल क्या होता है, एक न्यूटनीय बल होता है। ये पूछा ना, कह क्या रहा है आपका, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो हम जानते हैं कि कूलाम का जो फोर्स होगा क्यू ए क्यू बी जो दिया गया है 0.4 माइक्रोकूलाम 0.8 माइक्रोकूलाम, तो इस पर ये फोर्स करेगा, रिपेल करेगा, या इस पर ये रिपेल करेगा एफ, या इसको अट्रैक्ट करेगा ये, या इसको ये अट्रैक्ट करेगा। दोनों कंडीशन हो सकती है ना, प्लस माइनस के ऊपर है ये निर्भर, जो साइन जैसे रहेगा साइन के हिसाब से क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो हम जानते हैं क्यू ए और क्यू बी दूसरे गोले पर आवेश पर लगाया गया पहला बल, हम कह सकते हैं क्या होगा, जो आपका बल दिया गया है F इक्वल टू 0.2 न्यूटन, यही बल क्या होगा दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल लगेगा जितना पहले पर था जो लगा था, यानी कि F इक्वल टू 0.2। इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं, इसका हम डिफिनीशन दे सकते हैं कि क्योंकि कूलाम का बल एक न्यूटनीय बल है, अर्थात हम कह सकते हैं कि क्यू ए यानी पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया गया बल तथा दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल एक दूसरे के बराबर या विपरीत होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि F इक्वल टू 0.2 न्यूटन ही बल फोर्स कार्य करेगा पहले गोले के द्वारा लगाया गया दूसरे गोले के आवेश पर लगाया गया बल। ये कंडीशन, ये आंसर होगा आपका दूसरा वाला इसका पार्ट्स। नोट कर लीजिए, दिख रहा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बाई g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन विमाहीन है। तो इसको हमको सिद्ध करना है, जांच करना है, क्या ये सही है कि ये विमाहीन है कि नहीं है। फिर आगे बात कर रहा है कि ये बात कर रहा है, आगे कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इसके इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और यह अनुपात क्या बताता है। समझ गए होंगे आप लोग कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, आपको एक फार्मूला दिया गया है ke² अपान g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और यह अनुपात क्या बताता है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, नोट कर लिए होंगे, मिटा दें।
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि हमने अभी बताया, क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.3 की बात है। 1.1 हुआ, 1.2, 1.3 कह रहा है कि जांच कीजिए, यानी कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या ये सही है, सुनिश्चित कर लीजिए आप कि ke² अपान g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, क्या यह विमाहीन है, क्या इसकी कोई बीमा नहीं होती है। आपने लेवल में पढ़ा है ना बीमा, बारे बहुत पढ़ा है, चैप्टर ही पढ़ा है बीमा, तो बता सकते हैं ना आप कि बीमाहीन है कि नहीं है, क्या इसकी कोई बीमाएं होती हैं। अगर इसके मात्रक होंगे तो जानते हैं बीमा होगी, मात्रक जैसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बल्कि बीमा होती है ना, LT-2 वगैरह होती हैं, तो ऐसे ही होता है ना आपका, LT-2 वगैरह होती है ना, समझते हैं आप। तो ऐसे क्या होती है, बीमाहीन आपने पढ़ा है बीमा के बारे में, तो बीमाहीन है कि नहीं है। जब इसका मात्रक अगर कुछ होता है, कुछ इसकी यूनिट आती हैं, तो जानते हैं किसी भी चीज़ की जब कोई यूनिट होती है उसकी कोई बीमा, उसकी बीमा होती है, निश्चित है। तो अगर इसकी हम यूनिट निकाल लें कि यूनिट है इसकी नहीं है, तो सिद्ध हो जाएगा कि बीमाहीन है। अगर यूनिट नहीं आती है तो सिद्ध हो जाएगा कि बीमाहीन नहीं है, अगर आती है तो है। करते हैं कि हमारा क्या है, आपका कि क्या है बता सकते हैं कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जो किस पर डिपेंड करता था, डिपेंड अपॉन मीडियम। अलग अलग मीडियम के लिए के की मान अलग अलग हुआ करते थे, और के का मान का मात्रक क्या आया था, के का मात्रक, के की जो यूनिट आई थी, ऐसा यूनिट याद है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ई आवेश, आवेश हमने पढ़ा है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, सब पढ़ चुके हो आप अभी इससे पहले लेक्चर्स में। तो आप पीछे जाइए, लेक्चर देखिए और पढ़िए, तो उसके बाद तो फिर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की शुरुआत कर दीजिए, तब क्या होगा, आपको आसान लगेगा। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम। जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का मात्रक क्या होता है, गुरुत्वीय बल। तो आपने जिसको भी देखा था G=, जब हम डिवाइड कर रहे थे, अनुपात निकाल रहे थे, निकल रहा था ना अनुपातिक रूप में, ग्रेविटेशनल फोर्स और किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो वहां पर जब हम अनुपात या रेशियो ज्ञात किए थे, वहां पर जी की वैल्यूज क्या थी आपकी, याद करिए, पूछा रहा है 6.67 × 10⁻11। तो वहां पर उसका मात्रक क्या निकला था आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम या ग्राम, हमने किलोग्राम रखा है यहाँ पर, अगर यहाँ ग्राम रखते हैं तो ग्राम रखते हैं हम, यहाँ किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन, ये भी क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसको भी मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका, किलोग्राम। चलिए रखते हैं, पुट करते हैं, क्या ये हमारा जांच करते हैं, क्या ये विमाहीन है, कैसे कोई मात्रक आते हैं। के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर, बाई जी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का होल स्क्वायर। कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल, किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, कुछ नहीं, 1, सब कट गया। जब कट गया तो कोई मात्रक नहीं मिला, तो मात्रक नहीं मिला तो क्या होगा, ये विमाहीन होगा। तो क्या होगा आपका, हेंस प्रूफ, अर्थात इसकी निष्पत्ति या उत्पत्ति हमें ये प्राप्त होती है कि ke² अपान जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन एक विमाहीन राशि है। चलिए अब ये चीजें सिद्ध हुई। अब बात इसी में और कर रहा है, बात ये कर रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। भौतिक नियतांक समझ रहे हैं ना, भौतिक नियतांक समझते हैं आप बड़े अच्छे से, आप जानते हैं भौतिक नियतांक किसे कहते हैं, क्या है भौतिक नियतांक, जो हम मान पढ़ते आए हैं यार। सोचिए आप, जो मान अभी तक हमने पढ़ा है, के वैल्यूज, इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज, आवेश की वैल्यूज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मास ऑफ प्रोटॉन के,
मान पड़े ना हमने, भौतिक नियतांक की सारी मैंने टेबल दिया रहता है आपको, तो उस टेबल में से हम मान को पुट कर देते हैं। तो आप किताब में है, अच्छे से देख लीजिएगा, पीछे कहीं दिया होगा, नहीं तो कुछ चीज़ें याद कर लो, कुछ चीज़ें आप पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा। तो आपको चीज़ें को पता करना चाहिए ना, पता होना चाहिए आपको। धीरे जब आप चलते रहेंगे पता होता जाएगा। चलिए अब तो हम जान गए ना, चैप्टर 1 ही चल रहा है और हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? तो हम बात कर लेते हैं अब इसी में कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी को देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। जब मान ज्ञात होगा तो कह रहा है कि यह अनुपात क्या बताता है, तो हम उसको भी कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चंस में जो दिया गया के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ग्रेविटेशनल फोर्स, और अब क्या है के कांस्टेंट वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन मीडियम जो करता है, ये क्या है आपका आवेश चार्जेस। तो इसका अनुपात पूछा है। चलिए अब मान लिखते हैं सारणी ने, ये कह रहा है ना भौतिक सारणी देखकर हम बना देते हैं। देख लीजिए के की वैल्यूज कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9 ये होती है। कंफर्म श्योर है ना मेरे प्यारे बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, अब ना भूलिएगा इसको, नहीं तो बीमाहीन तो बीमाहीन हो जाएगा, हीन हट जाएगा बीमा हो जाएगा, समझिएगा तो आप ही हीन हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, ई आवेश, आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, ये होता है ना, प्लस माइनस जो भी रखता हूँ आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स जी 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 पावर -19। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है बच्चों? हाँ मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है बताइए? 1.67 × 10 की पावर -27। ओ सॉरी, यहाँ पर कुछ गलती हुई है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम, देखते रहिएगा। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10 की पावर -27 किलोग्राम। हाँ अब ये जो वैल्यूज प्राप्त हुई हैं सब पता है ना हमें, सब तो भौतिकी सारणी में दिया गया है। कहते ही रहा है, क्या रहा है आपका बुक्स में दिया गया है, सवाल में क्वेश्चंस में कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। और जब अनुपात का मान ज्ञात हो जाएगा तो ये अनुपात बताता क्या है, तो क्या करेंगे हम इस वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, तो इसका हम डिवाइड कर देंगे तो इसका अनुपात निकलेगा, रेशियो निकल जाएगा। चलिए हम डिवाइड कर देते हैं। क्या की वैल्यूज 9 × 10 की पावर 9 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 की पावर -19 अपान जी 6.67 × 10 की पावर -11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 की पावर -31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10 की पावर -27। चलिए कैलकुलेशन करिए, होगा? दिख रहा है ना बड़ा सा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना। अरे ये सही लिख लीजिएगा अच्छे से, क्या है 10 की पावर -27 है, यही ना। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर कट गया, सब तो कट गया ना, मात्रा को लगा तो सब कट जाएगा। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है। अरे वो सॉरी ई स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर, ई स्क्वायर 1.6, ध्यान दीजिएगा ना, सॉरी। अब कैलकुलेशन करिए, चलिए कैलकुलेशन करिए। शायद ऐसे ही कहीं छूटा था हमारा भी एक पिछले वाले लेक्चर में, कुछ छूटा था उसमें ना, स्क्वायर में नहीं लगाया था, लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1.6 × 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको हल करते हैं तो मिलेगा 2.27 × 10 की पावर 39। ये सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आए, हो सकता है मेरा गलत हो, सॉल्व करिएगा आप अच्छे से बिंदास। मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व कर लो, और ये अनुपातिक रूप में ये मिलेगा हमें वैल्यूज बाई 1 का मतलब हटा भी सकते हैं, तो ये वैल्यूज हमें प्राप्त हुई 2.27 × 10 की पावर -7। अब बताता क्या है, बताता ये है, ये चीज़ें कि किसी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों में उसके गुरुत्वाकर्षण बल का मान
उसके वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मान से 2.27 × 10⁻39 गुना कम होता है। क्या बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बल का मान जो होगा, फोर्स का मान होगा, वो 2.27 × 10⁻30 गुना अधिक प्रबल होगा। किससे होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के मान से। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, ये बताता है ये अनुपात जो हमने इसके पहले निकाला था रेशियो ना, वहां पर रखा था हमने, ऐसे खुला ना, कुछ खेला था ऐसा कुछ टाइप का, वहां पर मजाक कर लिया था हमने, इलेक्ट्रॉन खेल लिया था। अब यहाँ पर हमने क्या प्रोटॉन लिए, प्रोटॉन भी दिया गया आपको। यहाँ पर क्या होगा आपका, ये चीजें आएंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1.4, ये आपकी थ्योरी है। कुछ कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। क्वांटीकृत क्या बात कर रहा है? किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, क्वांटम के रूप में है, नंबर्स के रूप में है कुछ। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? नंबर फर्स्ट, क्वेश्चंस नंबर 1.4, ये हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो आपको ये थ्योरी है तो आपको लिखना है अच्छे से। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी वस्तु को जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते। क्या बात कर रहे हो ना, कि हम किसी वस्तु को जितना चाहें उतना आवेश नहीं दे सकते, बल्कि वस्तु के आवेश की न्यूनतम इकाई का पूर्ण गुणज होती है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, तो इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से यह तात्पर्य है कि हम किसी वस्तु को जितना चाहें उतना आवेश नहीं दे सकते, बल्कि वह वस्तु के आवेश के न्यूनतम इकाई अर्थात कहा जाए ई, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है। लिख लो क्या कह रहा है ये? किसी वस्तु का आवेश, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन का तात्पर्य यह है कि हम किसी वस्तु पर जितना चाहे ना, लैंग्वेज देखिएगा, हम किसी वस्तु पर जितना चाहें उतना आवेश नहीं दे सकते, बल्कि या अपितु कहा जाए ना शुद्ध भाषा में, अपितु, बल्कि उतना आवेश नहीं दे सकते हैं, बल्कि वह आवेश उस आवेश के न्यूनतम इकाई कहा जाए तो ई, मूल आवेश का पूर्ण गुणज
होती हैं। हमने पढ़ा था ना Q इक्वल टू, यानी आ रहा होगा कुछ, किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन का तात्पर्य यह है कि हम किसी वस्तु पर जितना चाहें उतना आवेश नहीं दे सकते हैं, बल्कि वह आवेश उस आवेश के न्यूनतम इकाई यानी ई मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है। नोट कर लीजिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा। लिख लिए होंगे, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1.4 का ए का आंसर है। सब चीज़ें तो आपको लिखना पड़ता है, तभी तो आप लिखते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सब चीज़ें लिख देते हैं ना, लिख दिया जाएगा तो आप लिख लेंगे, पता है हमें। ये तो आपने 11th में किया क्या सर? आपने 11th का नाम ले लिया ना। 11th की बात मत कीजिए सर, 11th तो बहुत हो गया, कुछ पढ़ाया ही नहीं, तुरंत थोप दो सर के ऊपर ना। क्या बात कर रहे हैं सर, चलिए छोड़ो। फिर भी ध्यान दो अब इस पर, आपका बोर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, करते रहो, मस्त रहो। क्या कह रहा है? तो ये इसका आंसर लिख लो। तो दूसरा इसमें और है, बी पॉइंट कह रहा है स्थूल अवस्था अथवा बड़े पैमानों पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ये भी बड़ी बात है। तो हम जानते हैं कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों के व्यवहार करते समय आवेश का क्वांटीकरण का महत्व नहीं होता है। कह सकते हैं स्थूल अथवा बड़े पैमानों पर आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश के क्वांटमीकरण का कोई महत्व नहीं होता है। हम लिख सकते हैं इसे, और इसकी उपेक्षा की जा सकती है। और इसकी उपेक्षा, ये पूछा ना, क्या पूछा है कि हम इसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? इसकी उपेक्षा की जा सकती है। इसका कारण यह है कि बड़े पैमानों पर या स्थूल या बड़े पैमानों पर व्यवहार में आने वाले आवेश मूल आवेश की तुलना में बहुत 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 बड़े होते हैं। समझाया? लिख लेंगे, बार बार रिवाइज करते हुए देख लीजिए, लिख लो ना, लिख दें। सब तो कहते हो ना छाप दो सर, छाप दो। क्या सर आप ही कह रहे हो ना, लिख दें, फिर से बोल दें। क्या रहा है? कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमानों पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण, ये कह रहा ना, क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि स्थूल अथवा बड़े पैमानों पर आवेशों का व्यवहार क्या होता है? आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश का क्वांटमीकरण का महत्व नहीं होता है। इसका कारण यह है कि बड़े पैमानों पर व्यवहार में आने वाले आवेश, क्या कह रहा है इसका मतलब? बड़े पैमानों पर व्यवहार में आने वाले आवेश मूल आवेश की तुलना में बहुत 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 बड़े होते हैं। लिख लेंगे, चलो लिख दें, लिख देते हैं, चलो लिख लो ना। बी पॉइंट सब तो लिखते हैं आप, सब तो चाहते हो सर लिख दें, लिख दो ना सर। क्या सर आप भी मजाक कर रहे हैं ना, लिख देते हैं। स्थूल अथवा बड़े पैमानों पर, स्थूल अथवा बड़े पैमानों पर आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश का क्वांटमीकरण का महत्व नहीं होता है, और इसकी उपेक्षा की जा
सकती है। पेच्छा ये पूछा ना, कहते यही रहा ना कि व्यवहार करते समय वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। उपेक्षा की जा सकती है, क्यों की जा सकती है? क्योंकि बड़े पैमानों पर व्यवहार में आने वाले आवेश, क्योंकि बड़े पैमानों पर व्यवहार में आने वाले आवेश मूल आवेश की तुलना में बहुत 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 बड़े होते हैं। दैट्स ऑल। नोट करो क्वेश्चन नंबर 1.4 का ए एंड बी पार्ट्स जो पूछा था आपका थ्योरेटिकल पार्ट्स को। चलो हम आगे बात करते हैं। नोट कर लो, नोट कर लिए शायद मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लिए होंगे आप लोग, एकदम एनर्जेटिक है ना। चलिए मिटा दें, मिटा देते हैं, मिटा दें, ओके मिटा देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1.5 कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या सर आप भी ना कहकर क्या कह रहा है? तो कह रहा है 1.5 क्वेश्चन नंबर, जो कि ये भी एक थ्योरेटिकल पार्ट्स है। कह रहा है जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़ों से छोटे छोटे, बताया था ना हमने कि आवेश क्या आया होते, कैसे आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ना, आ रहा है माइंड में क्या सर? हाँ सर, आप पिछला वीडियो देखेंगे तो भी तो आएगा। क्या कह रहा है कि जब कांच के किसी छड़ को रेशम के टुकड़ों से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जा सकता है। कह रहा इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों, जैसे बिल्ली की खाल को हम अमरूद की छड़ से रगड़ते हैं ना, ऐसे कुछ कलम को हम सर पे रगड़ते हैं ना, युग्म हो गया ना, कलम और बाल रगड़ दिए, युग्म को जोड़ा बना लिया, प्लस प्लस माइनस माइनस जो जनरेट करना हो कर दिया हो। उसके बाद वो अट्रैक्ट, क्या बात कर रहे हो सर ना, अट्रैक्ट, दो सब्सटेंसेस को आपस में रगड़ देते हैं तो उसमें से चार्जेस उत्पन्न होते हैं। सन 620 में मैथोलॉडिस में, ग्रीक मैथोलॉडिस में आवेश का उल्लेख किया गया था। क्या सर क्या बात कर रहे हैं ना, तो आपने पढ़ा है। तो कह रहा कि परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम में से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो हम जानते हैं आवेश संरक्षण के नियम की व्याख्या आपने देखा था। क्या कहता है आवेश संरक्षण का नियम? ना तो आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल हम एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपको आंसर शायद मिल गया होगा, क्यों मेरे प्यारे बच्चों, मिला? तो अब जानते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन की घटनाएं जो होती हैं वो आवेश संरक्षण के नियम के साथ पूर्णतया व्यवहार करती रहती हैं। आ रहा है मुझे ना? क्या कहता है कि घर्षण के द्वारा, ये कह रहा है ना, घर्षण के द्वारा आवेशन की जो परिघटनाएं होती हैं वो आवेश संरक्षण के नियम के सामंजस्य पर ही व्यवहार करती हैं, जो उसके साथ पूर्ण सामंजस्य रखती हैं। जब इसी प्रकार की किसी घटना में अगर उसकी उपस्थिति में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं हम, तो दोनों वस्तुओं क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। जब आवेशित हो जाती हैं तथा घर्षण के पूर्व उदासीन बनी रहती हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हम जानते हैं घर्षण के द्वारा दो वस्तुओं को रगड़ा, हमने घर्षण उत्पन्न हुआ, वस्तुओं को रगड़ रहे हैं, तो घर्षण के द्वारा वस्तुएं क्या होती हैं? आवेशन। घर्षण के द्वारा जो आवेशन होता है, जो आवेश होता है, जो आवेशन होते हैं, जो प्रक्रिया चलती रहती है आवेशन की, कि आवेश अब उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, जो भी होता रहेगा। आवेशन की जो प्रक्रिया परिघटनाएं होती रहेंगी वो आवेश संरक्षण के नियम के साथ पूर्ण सामंजस्य रखती हैं।
क्या होती हैं, इसका आंसर बता सकते हैं, घर्षण के साथ या घर्षण के द्वारा आवेशन की जो परिघटनाएं होती हैं वो इसके साथ या आवेश घर्षण के नियम के साथ पूर्ण सामंजस्य रखती हैं, तथा जब इसी प्रकार की किसी घटना में दो उदासीन वस्तुएं लेते हैं, क्या लेते हैं, दो उदासीन वस्तुएं, तो उन वस्तुओं को जब रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं, लेकिन घर्षण के पूर्ण कैसी रहती हैं, घर्षण के पहले उदासीन ही रहती हैं जब उनका नेट आवेश शून्य रहता है, लेकिन जब ये घर्षण के बाद क्या होती हैं, आवेशित रहती हैं, तभी क्या होती हैं, उनमें आवेश उत्पन्न होते हैं। आवेश उत्पन्न होंगे जब प्लस माइनस, तभी तो ये अट्रैक्ट करेंगी ना, जब आवेशन होगा तो प्लस माइनस, तो क्या हो जाएंगी, ये भी उदासीन या पॉजिटिव पॉजिटिव कहते हैं, रिपेल रिपेल खेलते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न, क्या हो जाएंगी, ये भी क्या रहेंगी, इनका भी नेट आवेश कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शून्य हो जाएगा, इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम, इसको हम ना तो एक नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल हम इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल सकते हैं। इसका आंसर ये होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आ रहा है, आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा सर अब ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.6 कह रहा है 4 बिंदु आवेश दिए गए हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं अब 1.6 की बात कर रहा है, 4 बिंदु आवेश, एक QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम तथा QD -5 माइक्रोकूलम तथा 10 सेंटीमीटर भुजा। भुजा क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर, हटाओ इसको ना, हटा दो इसको, ए बराबर मान लेते हैं, भुजा क्या ए है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर। लिखते रहते साहब, बार बार हिंदी में लिखते रहते ना, वही लिखते रहते हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं तब भी सर लिख रहे हैं ना। लिख लो बेटे, लिख लो ना, अच्छा लग रहा होगा। ये क्या है आपका, भुजा दी गई है, किसका दिया गया है, क्या रहा है आपका, कह रहा है 4 बिंदु आवेश जिसकी भुजा है कि किसी एक वर्ग ABCD, एक वर्ग बना लो ना, एक वर्ग, हम जानते हैं वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, माना ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D। और कुछ कहना है, तो ये चारों बिंदु आवेश QA QB QC QD ना, ये चारों इसी पर रखे गए हैं, QA A पर QA यहाँ पर रखा गया माइनस, यानी +2 है, माइनस नहीं है, +2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, लिख दो यार, QB इक्वल QA इक्वल QC इक्वल कितना, 2 माइक्रोकूलम। मिटा दें क्या यार, यहाँ लिखते हैं ना, QD 5 माइक्रोकूलम, QD -5 माइक्रोकूलम। नोट कर लिए। अब कह रहा है, इतने कहने के बाद क्या रहा है, शुद्ध हिंदी में लिखा है एकदम अच्छे से, कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम तथा QD -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD पर अवस्थित हैं, शुद्ध भाषा में अवस्थित मतलब स्थित हैं, रखे गए हैं। फिर कह रहा है वर्ग के केंद्र पर रखे, वर्ग का केंद्र यही कहीं होगा ना, बीच में दिख रहा है, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं किसी भी जब वर्ग में किसी भी आवेश जब उनके आमने सामने के बराबर होते हैं, सम्मुख
क्या है आवेश क्यू डी -5, क्योंकि ये क्या करेगा, ये यहाँ पर एक प्लस 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 प्लस, ये पॉइंट मिलाइए, ये पॉइंट मिलाइए, ये पॉइंट मिलाइए, माना ये बिंदु ओ, क्यू क्यू छोटा सा क्यू 1 माइक्रोकूलम प्लस, दिख रहा है ना बिंदु ओ। इसी पर क्या पूछा है, पूछा है कि 1 माइक्रो आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव रखते हैं तो कुछ और अलग होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या लिख सकते हैं हम, इसके अनुसार ये चेंज होता है। अगर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होती है, माइनस ये प्लस, तब क्या होता है कुछ इसका फोर्सेस, अगर दोनों की वैल्यूज बराबर हैं, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो हम सीधा कर सकते हैं ये फोर्सेस एक्ट करेगा प्लस प्लस, ऐसे ऐसे प्लस प्लस, ए के द्वारा लगाया गया ओ पर बल क्यू ए ओ, क्यू ए ओ, क्यू ओ ए, ओ के द्वारा ए पर लगाया गया रिपेल करेगा ऐसे, ये ऐसे रिपेल करेगा। फिर क्यू सी, सी के द्वारा लगाया गया ए पर बल ऐसे रिपेल करेगा। ये दोनों जो हम जानते हैं जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, एफ ए ओ, एक ओ पर लगाया गया, ए ओ पर लगाया गया ए के द्वारा बल, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, वेक्टर ऑफ दोनों का वेक्टर सम हम जानते हैं बाई क्या आंसर थ्योरम, कुछ याद आ रहा है, बाई सुपरपोजिशन थ्योरम। फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सब के लिए चला ना, वेक्टर के लिए सम कर देंगे, दोनों को जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन घट जाएगा तो ये कैंसिल, जीरो वैल्यूज। इस पर ये फोर्स लगाएगा तो डी के द्वारा लगाया गया ओ पर बल डायरेक्ट क्या कर देगा, ये रिपेल, यहाँ पर लग रहा है ये रिपेल, एफ ओ डी, बी के द्वारा लगाया गया ओ पर बल, ये 1 माइक्रोकूलम है, बी के द्वारा ओ पर लगाया गया बल रिपेल करेगा ऐसे, ये दोनों एफ ओ बी वेक्टर ऑफ एफ ओ बी वेक्टर ऑफ एफ ओ डी, दोनों को ऐड करो डायरेक्शन अपोजिट घट जाएगा। और आपने पढ़ा ना फोर्स एफ क्या होता है, के इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, अप्लाई करो, वैल्यूज पता है आपको, कहाँ पता है, Q1 Q2 QA QO Q1 Q2, इसके लिए QC Q1 QO Q2 QD Q1 QO Q2 QB Q1 QO Q2, रख दो अपोजिट डायरेक्शन, दोनों कैंसिल, ये माइनस सेम वैल्यूज, Q1 वैल्यू सेम Q2 वैल्यू सेम, Q1 वैल्यू सेम Q2 वैल्यू सेम, क्योंकि वैल्यू आजेल वेज डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम कैसा होगा, 9 इंटू 10 को 9 रखो, बात क्या कर रहा है इसमें, कुछ कह रहा है, कह तो कुछ नहीं रहा, रखो 9 इंटू 10 को 9 ना, कट जाएगा सब बराबर वैल्यू जो ना, मीडियम डिपेंड्स ऑन मीडियम, सेम कैंसिल, ये भी 2 माइक्रोकूलम QC इंटू QO QA इंटू QO QA इक्वल टू QC इक्वल टू QD इक्वल टू QB। और भी निकालना चाहते हैं, ये भुजा निकाल सकते हो यार आप, ये भी भुजा निकाल सकते हो आप, ये भी भुजा निकाल सकते हो आप, लिख सकते हो आप OD बराबर OC बराबर OB बराबर OA, लिख सकते हो ना। अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम 10 DV स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग गया ना, DV स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 10 प्लस 10 200, 10 रूट कितना आएगा, 10 रूट 2 10 रूट 2 का ये कितना है, ये 0.2 पर ये आ गया पूरा 10 रूट 2, ये 10 रूट 2 तो ये आधा हाफ 10 रूट 2 बाई 2, 2 5 या 10 5 रूट 2 आया, आ गया होगा। तो ऐसे निकाल सकते हो आप 5 रूट 2, ये भी 5 रूट 2, ये भी 5 रूट 2, ये भी 5 रूट 2, इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ ऐड करो, निकालो ये फार्मूला, दोनों का कैंसिल, तो नेट फोर्सेस या निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम पर आवेश कितना होगा, या फोर्स कितना होगा, आवेश की बात कर दी ना, क्या बात कर रहे सर, आवेश पर लगने वाला बल कह रहा है ये, तो आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, QO पर बल हो जाएगा, फोर्सेस का मान 0 हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, 0 कैंसिल खेल रहे हैं ना, 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा, ये आप लोग हल करिएगा,
ऐसा ना लिख देगा सर, ऐसे बता दिया हम शून्य लिख दें, जीरो लिख दें, तो आप निकालिए बकायदे, एफ इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक बार निकालिए आप A2O के लिए, एक बार निकालिए आप O2C के लिए, O के C से लिए Q फोर्स ऑन O ड्यू टू C। एक बार निकालिए फोर्स ऑन O ड्यू टू C, रिपेल कर रहा है, मार दो रिपेल, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। एक बार निकालिए, एक बार फोर्स ऑन O ड्यू टू B, एक बार फोर्स ऑन O ड्यू टू D। चारों के लिए अलग अलग रख दो वैल्यूज, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 0, ऐड कर दो, फोर्सेस नेट कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1.7। तो 1.7 की बात जो कर रहा है, कह रहा है 1.7a में, क्वेश्चन नंबर 1.7 का फर्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, चौक कहाँ है, चौक 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 चौक, चौक ले लेते हैं, चौक ले लिए ना। क्वेश्चन नंबर 1.6 नोट कर लिए होंगे आप लोग, समझ गए होंगे, शायद नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी क्या सर बात कर रहे हैं, कमेंट करवा रहे हैं सर आप तो, नहीं बेटा आप लोग कमेंट कर सकते हो, ना समझ में आया तो कमेंट करो, सर नहीं आया तो हम फिर बताएंगे, क्योंकि आपके प्यारे से सर है ना, जो भी मानते हो, नहीं तो क्या सर आप भी मजाक कर रहे हो ना। चलिए 1.7 बात करते हैं। तो 1.7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती हैं, एक संतत वक्र होती हैं, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती हैं। क्यों? समझ में आ रहा? कुछ बातें जा रही हैं मायने में, जा रही हैं। कह रहा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती हैं, अर्थात कोई क्षेत्र एक रेखा एकाएक नहीं टूट सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कोई भी स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है, कोई भी स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जो जिसके प्रत्येक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उसके दिशा को प्रदर्शित करती है। आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा जो यार अगर ऐसे है, कोई क्यू है, यहाँ पर अगर यहाँ पे चूहा वाला चार्ज लगा दिया, छोटा छोटा चार्ज लगा दिया जाए, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस या माइनस रख देते हैं, प्लस है, क्या करेगा? रिफिल करेगा ऑलवेज ड्यू टू क्या करता है? आउटवर्ड्स इनवर्ड्स। प्लस है तो आउटवर्ड्स रिफिल कर देगा, माइनस है तो इनवर्ड्स। अवे फ्रॉम चार्ज डायरेक्शन कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, यहाँ रखते हैं तो ऐसे आएगा, ऐसे रखेंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे रखेंगे तो ऐसे आएगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे आएगा। आ रहा होगा ना? ऐसे कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ कर सकते हैं, ऐसे क्या होगा? ये फोर्स को क्या कर रहा है? इसके विद्युत क्षेत्र रेखा है जो फोर्स लगा रहा है जो इस पर क्यू पर, चूहा वाला चार्ज जो टेस्ट चार्ज है, इसको चूहा वाला चार्ज कर सकते हैं, बहुत छोटा सा चूहा टेस्टिंग चार्ज है, बहुत छोटा, जो इस पर क्या करता है? ये इस विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न कर पाता। ये हम जानते हैं ना, ब्रीथ चार्जेस पार्टिकल्स जनरेट या क्रिएट क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं ना, फील्ड बना सकते हैं, बना देंगे फील्ड। जब ये फील्ड बना सकता है, ये क्या करता है? चूहा वाला चार्ज टेस्टिंग, ये क्या करता है? वेरी स्मॉल चार्जेस, ये क्या करता है? इसके अंदर इतनी स्टेमिना नहीं, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये क्या करे? फील्ड को जनरेट करे, फील्ड को जनरेट करने के बाद ये इसको अट्रैक्ट करे या इसको रिपेल करे। तो यहाँ पर हम प्लस क्यू रखे, बड़ा सा चार्ज जो क्या करता है? हम जानते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल क्रिएट एंड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, कह सकते हैं ना, हमने स्पेस के चारों ओर अराउंड इटसेल्फ करता है। ये तो कह रहा है ना आपका कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है। हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लेते बिंदु ये ऐसे बिंदु है,
फिजिकल स्पर्शिका क्या करती हैं? दिशा को प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं? दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो ये क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? संतत वक्र होती हैं। क्या होती हैं? सतत वक्र होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट नहीं सकती है। बता सकते हो आप, क्योंकि ये अलग अलग दिशाओं में प्रदर्शित होती रहती हैं। अगला है स्पष्ट कीजिए, सेकंड पॉइंट, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि दो क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करती हुई निकल जाएंगी। एक ऐसे जा रही है तो ऐसे निकलेगी, ऐसे जा रही है तो ऐसे निकलेगी, ऐसे जा रही है तो ऐसे निकलेगी। एक भी से एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा, एक ही चार्जेस को ले जा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसके? कोई भी, क्योंकि ये दो दिशाएं प्रदर्शित कर देती हैं, इसलिए क्या होते हैं ये? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। बता सकते हैं आप ना मेरे प्यारे बच्चों। तो हम बात करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर है 1.8। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.8 मिला दें, शायद आपको समझ में आ गया होगा। लिख सकते हैं ना? अब लिखने की आदत डालो आप लोग यार, लिखते रहा करो, बोलते रहा करें तो लिखते रहा करो ना, जिससे क्या होगा? लिखना ना पड़े ना यहाँ पे। लेकिन आप लोग तो क्या, वैसे भी तो आप लोग कहते हो ना सर लिख दो, लिख दो सर लिख दो ना, लिखते रहा करो हमेशा ना। हर चीज़ें क्या होती हैं? होती रहती हैं। नंबर 1.7 हुआ अभी। 1.8 का कह रहा है कि दो आवेश दिए गए हैं, एक QA और एक QV। ये आवेश जो हैं QA और QV, इसका मान दिया गया एक 3 माइक्रोकूलम और एक दिया गया -3 माइक्रोकूलम, ये +3 माइक्रोकूलम। दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस भी दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि नंबर फर्स्ट, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? अगर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो हम जानते हैं, एक टेस्टिंग चार्ज ले लो यार यहाँ पर ना, एक टेस्टिंग चार्ज हम लेते हैं Q0 टेस्टिंग चार्ज लेंगे कि तो क्या करता है कि ये प्लस चार्ज, टेस्टिंग चार्ज हमेशा क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रख सकते हैं। ये पॉजिटिव दिया गया वैल्यू, ये नेगेटिव दिया गया वैल्यू, तो इस पर फोर्स कैसे एक्ट करेगा? प्लस प्लस रिपेल करेगा, क्योंकि ये क्या करता है? फील्ड जनरेट करता है। एवरी पार्टिकल्स, एवरी चार्जेस क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस अराउंड इटसेल्फ। बात किए थे ना हम लोग। तो इसके चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो क्या करेगा? ये इसको फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो कैसे फोर्स लगाएगा? रिपेल करेगा। फोर्स ऑन ए, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इसे। फोर्स कैसे लगाएगा? अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस, ये प्लस, क्योंकि ये QB बराबर -3 कूलम, ये माइनस है, ये प्लस है। और एट अ पॉइंट हमने टेस्टिंग चार्ज है, टेस्टिंग चार्ज की बात किए थे ना, प्लस हमेशा होता है ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होता है? प्लस होगा तो क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये कैसे करेगा? ये FB, फोर्स ऑन B। तो हम जानते हैं कूलम्स लॉ से फोर्स ऑन B। तो इसी तरह क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड EA और EB दोनों तरफ सेम डायरेक्शन। तो F ए क्या हो जाएगा? F बराबर क्या आएगा आपका? K इंटू Q1। Q1 कितना है? QA। QV कितना है? Q0 बाई R स्क्वायर। FB कितना होगा आपका? K इंटू QB, Q1, Q2, Q0 बाई R स्क्वायर। E इक्वल टू होता है F बाई Q0, ने पढ़ा है। क्या लिख सकते हैं? वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F बाई Q0। तो वेक्टर F कितना आपका है? वेक्टर F A, E A निकलेगा। E A निकालेंगे तो वेक्टर F A बाई Q0, K QA Q0 बाई R स्क्वायर बाई Q0 कैंसिल, K QA बाई R स्क्वायर। आ गया E। अच्छा देखिएगा ना, ये R स्क्वायर है, समझ लीजिएगा। क्या सर अब ना बड़ा लिख दिया, हम कंफ्यूज हो गए। EB इक्वल टू FB बाई Q0 होता ना, इक्वल टू F मान Q0। ये तो था ना आपका वैद्युत क्षेत्र इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र बट्टा
एफ बी के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट कैंसिल, लिख सकते हैं के क्यू बी बाई आर स्क्वायर। मिला सेम डायरेक्शन एट ई प्लस ई बी बाई सुपर पोजिशन थ्योरम लगा देना। चौक ले ले, आगे बात करते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं ना। आगे बात क्या कर रहा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर निकालेंगे तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर ये प्लस ई बी, ये प्लस ई ओ इक्वल आ जाएगा ई ए के क्यू ए बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बी बाई आर स्क्वायर। चलिए आगे लिख लें, मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे, मिटा दें। तो ये वैल्यू जाइए तो ई नॉट एट पॉइंट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहा जाए एट पॉइंट ओ पर, मिड पॉइंट की बात कर रहा था, तो क्या लिखेंगे हम, के कॉमन क्यू ए बाई आर स्क्वायर प्लस क्यू बी बाई आर स्क्वायर। अरे यार यहाँ पे R1 और R2 ले लो ना, ये दोनों का डिस्टेंस, बीच डिस्टेंस ये है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। मिड पॉइंट पर बात करें ना, मिड पॉइंट पर ये आधे पर 10 सेंटीमीटर 10-10-20 तो है, तो डिस्टेंस सेम 10-10, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो R1 और R2 ग्रुप रखें ना, भले सेम हो, कोई भी और वैल्यू चेंज हो सकती है, यहाँ पर 5 हो सकता है, यहाँ पर 15 हो सकता है, तो वहाँ पर उसके हिसाब से रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ई नॉट इक्वल टू के की वैल्यू होती है 9 × 10 पावर 9, क्यू ए 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10 पावर -6 माइक्रोकूलम, R1 स्क्वायर 10 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो R1 बराबर 0.1 मीटर, R2 बराबर 0.1 मीटर, 100 से भाग, सेंटीमीटर मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। और 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 पावर -6, 3 माइक्रोकूलम 3 × 10 पावर -6, 0.1 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइक्रोकूलम, -3 क्या बताता है आपका, डायरेक्शन के रूप में बताएगा कि अट्रैक्ट करेगा कि सब्ट्रैक्ट करेगा। ये तो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है कि आपको रिपेल कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है क्यू नॉट को, जो चूहा वाला चार्ज है, ये छोटा सा चार्ज है, टेस्टिंग चार्ज है ये, जिसमें हमने टेस्ट किया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो कैसे इस पर फोर्स लगाता है, फोर्स रिपेल कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है, तो कूलॉम नियम व्याख्या कैसे इस पर निर्भर करती हैं, तो हमने देखा था ये पिछले लेक्चर्स में। फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये माइनस क्या बताएगा आपका कि ये अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है, तो यहाँ पर जो कि बताया गया अट्रैक्ट कर रहा है तो ये सेम डायरेक्शन है, तो ऐड करेंगे क्या होगा, आपका वैल्यूज क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन है तो ऐड ही होंगी, तो ये माइनस से में नहीं मतलब है, यहाँ पर 3 × रखेंगे 10 पावर -6 बाई 0.1 का होल स्क्वायर। हल कर लेते हैं, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है 0.1, तो दोनों में क्या हो जाएंगे, ऊपर की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ई नॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ 9 × 10 पावर 9, 3 3 6 × 10 घात -6 बटे में 0.1 का होल स्क्वायर। चलिए मिटा देते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल टू 9 × 10 पावर 9, 6 × 10 पावर -6 बाई 0.01, 0.1 का होल स्क्वायर 0.01, 6 × 10 पावर -6। अरे यार जब ये क्या होगा आपका कि जब घातें आपस में सेम तो क्या होती हैं, इनकी संख्या आपस में जुड़ जाएंगे, 3 3 6 10 घात -6 10 घात -6, हम क्या करेंगे, सीधे उतार लेंगे, ज़्यादा जोड़ नहीं देना, नहीं तो आप 6 और 7 में पढ़ने लगेंगे ना, वहाँ पर फ्रैक्शन वगैरह जोड़ो पढ़ते रहो, घटाना सीख लो कुछ, अभी समय है। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर 9 × 10 पावर 9। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 0.01 है, 0.10 हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर 1 अंक तक होता है 10 से गुणा, 2 अंक तक होता है 100 से गुणा, 3 अंक होता है तो 1000 से, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, 1 पॉइंट तक होता है यहाँ होता तो 10 से गुणा 10 से भाग, 2 अंक तक है तो 10 से 100 से गुणा 100 से भाग, 100 से गुणा 100 से भाग कर 2 अंक तक 10 दिया गया है, यहाँ पर आ रहा है ना, 0.1 का मल्टीप्लाइड किया 0.1 का होल स्क्वायर 0.01, 100 से मल्टीप्लाइड 100 से डिवाइड, तो 6 × 10 की पावर -6 × 100, नीचे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो हमने डायरेक्ट हटा दिया, 100 × 0.01, 100 से मल्टीप्लाइड 0.01 कैंसिल, तो वेक्टर ऑफ ई एट पॉइंट ओ लिख सकते हैं इक्वल 9 × 10 की पावर 9
इंटू 6 इंटू 10 की पावर ये 10 का होल स्क्वायर, 10 10 जा 100, 10 का स्क्वायर 10 की घात 2 लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 का स्क्वायर। और सॉल्व कर लेते हैं। ई नॉट वेक्टर इक्वल टू 9 6 जा 54 इंटू घात 9, 9 से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 से माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 नहीं होगा प्लस 3 ना, 9 माइनस 6 3, 3 प्लस 2 5, यहाँ लिख सकते हैं 5। आ रहा है समझ में क्या आ रहा है, 9 इंटू 10 पावर 9 में 9 माइनस 6 कितना हो रहा है 3, 9 से 6 घटेगा 3, 3 में से ये प्लस है 2, 3 2 5, 10 की घात, तीनों 10 10 हैं घातें, अब बेस इनका 10 है, घातें इनकी कितनी हैं 9 माइनस 6 माइनस 2, 9 से 6 घटेगा 3, 9 माइनस 6 3, 3 में से प्लस 2 जुड़ेगा तो 5, 9 6 54। ई नॉट आ जाएगा आपका वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, लिख सकते हैं अगर पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर 5.4 लेते हैं, लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 6। अरे यार जब एक दशमलव लगाएंगे यहाँ माइनस होता है तो एक दशमलव होता है तो कम होता है, यहाँ पर जब अगर प्लस में है तो एक बढ़ जाता है। न्यूटन प्रति कूलम ये आएगा, मिटा दें इधर, मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे, मिटा दें। तो आपकी ये वैल्यू जो आई क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम क्या है इसका यूनिट है, ऐसा आई यूनिट जिसे कहते हैं। क्या था एफ मान क्यू नॉट, एफ क्या है फोर्स, फोर्स की मात्रा यूनिट क्या होती है न्यूटन, क्यू का क्यू नॉट का आवेश कूलम, छोटा सा आवेश, छोटा सा तो जो टेस्टिंग चार्ज तक खत्म है यहाँ पर क्यू नॉट, प्लस वहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिफरेंस इसमें होता है ये प्लस ये माइनस कैसे निर्भर करता है ये तो इस पर जाता है ना, ये चीज़ आती है। चलिए इसका देखते हैं बी पार्ट्स। बी पार्ट्स कह रहा है इसका सेकंड पार्ट इसी से संबंधित है। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि यदि हम 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलाम का आवेश, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलाम का आवेश क्या करते हैं, हमारा कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश, ऋणात्मक परीक्षण आवेश क्या कह रहा है ये, ऋणात्मक परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, एफ की बात कर रहा है, कितने बल का अनुभव करेगा। अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया है, क्यू नॉट हमें पता है, टेस्टिंग चार्ज छोटा चार्ज, जो छोटा परीक्षण आवेश हमने लिया, टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश पॉजिटिव हो जैसा छोटा सा, तो एफ इक्वल टू हमने पढ़ा, इक्वल टू मैंने पढ़ा है या बाई क्यू नॉट, तो हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, वेक्टर ई इक्वल टू क्यू नॉट, तो वेक्टर एफ आ जाएगा आपका, ये तो पूछा ना वेक्टर एफ फोर्स पूछा है, तो ई कितना आपको निकाला है 5.4 इंटू 10 की पावर 6 है इंटू क्यू नॉट कितना परीक्षण आवेश 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 9, ये चीज़ है। चलिए मिटा दें इधर नोट कर लिए होंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट था ये वाला, इसका आंसर ये आया था और इस आंसर का हमने लाभ उठाया, फ़ायदा लिया, ये तो निकाल लिया हमने, तो हमने फोर्स भी निकाल लिया उसका, हमने और जो ये परीक्षण आवेश यहाँ रखा हमने मान लिया हमने परीक्षण आवेश कितना है माइनस 1.5 इंटू 10 पावर 9 है, तो ये हमेशा क्या होगा ऋणात्मक आवेश ले रहे हैं, हमें ऑलवेज पॉजिटिव होता है यार, ये तो यहाँ माइनस लगाइए ना लगाइए, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक ले रहा है वो, उससे नहीं मतलब है। तो ये वेक्टर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 चौक 60, जीरो हासिल 6, 15 75 6 81, 81 810, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा 2 पॉइंट्स पर 8.10 इंटू 10 पावर 6 माइनस 9 10 की पावर माइनस 3, अरे यार 6 माइनस 9 माइनस 3, तो आ जाएगा एफ वेक्टर एफ इक्वल टू 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन, ये आएगा आपका आंसर। एक आंसर ये, एक आंसर ये। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अब करते रहिए एनर्जी के साथ। बाय बाय, थैंक यू, बंद करते हैं आप, ओके।